नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, O2 डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद शर्मा। बेटा, आज हम बात करने वाले हैं विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा के जड़त्व के उदाहरण के बारे में, उनके एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है बेटा, जैसा कि हम इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे पास में विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व और गति का जड़त्व होता क्या है। विराम का जड़त्व बेटा, विराम का जड़त्व हमने पढ़ा था कि जो वस्तु है हमारे पास में, उसमें गति की अवस्था में या जो विराम की अवस्था है उसमें जो परिवर्तन है उसके विरोध करने का गुण होता है। यदि हम किसी वस्तु की गति की अवस्था में या विराम की अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो उसके विरोध करने का जो गुण होता है उस गुण को हम कहते हैं बेटा जड़त्व। ठीक है बेटा, अब जड़त्व में भी हमारे पास 3 प्रकार थे: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करने का गुण है उसे कहते हैं हम विराम का जड़त्व। जो गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन को विरोध करने का जो गुण है उसे कहते हैं हम गति का जड़त्व। और दिशा में परिवर्तन होने वाले गुण का, जो दिशा में परिवर्तन है उसके विरोध करने वाले गुण को हम कहते हैं इसका दिशा का जड़त्व। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा बेटा, हमारे पास में गति के 3 नियम भी दिए गए थे। गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तृतीय नियम। जो प्रथम नियम है उसे हम जड़त्व के नाम से या गैलीलियो के नाम से भी जानते हैं, उसके भी हम कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगर मैं बात करूं बेटा विराम का जड़त्व या गति का जो जड़त्व हमारे पास है वो आपके गति के प्रथम नियम के भी एग्जाम्पल हैं। जैसे बेटा देखते हैं अपनी वीडियो में, हमारे पास में आज का अपना जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है, उसने कहा विराम के जड़त्व के उदाहरण। विराम के जड़त्व के उदाहरण, तो विराम हमने पढ़ा था बेटा कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है और हम उसे गति अवस्था में लेकर जाएं तो उसमें होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, वो विरोध करती है। इस विरोध के गुण को, जो अपनी गति की अवस्था में आने के विरोध को कर रही है बेटा, परिवर्तन को विरोध में जो गुण है उसे हम कहते हैं विराम का जड़त्व। मतलब बेटा आप समझ गए होंगे कि जो विराम है, विराम का जो जड़त्व होता है वो हमारे पास क्या होता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो हम उसे बाह्य बल लगाकर गति अवस्था में ला सकते हैं। इस परिवर्तन का विरोध करने के गुण को हम कहते हैं विराम का जड़त्व। तो हमारे पास पहला है बेटा, जब गीले कपड़ों को झटकते हैं तो कपड़े से पानी की बूंदें बाहर आ जाती हैं। कपड़े से पानी की बूंदें बाहर आ जाती हैं, ऐसा क्यों? मतलब वो कपड़ा सूख जाता है, ऐसा क्यों है? मतलब उसने कहा जब गीले कपड़े को झटकते हैं, तो गीले कपड़े को, इसका कारण क्या बेटा, जब हम कपड़ा झटकते हैं तो जो कपड़ा होता है हमारे पास में वो गति की अवस्था में आ जाता है। कपड़ा झटकने पर किस में आ जाता है, गति की अवस्था में आ जाता है। और परंतु कपड़े पे जो झटका लगने के बाद में जो भीतर पानी की बूंदें हैं वो जड़त्व के कारण क्या होता है बेटा, जड़त्व के कारण अपनी विराम अवस्था में बनी रहती हैं। इसका कारण यह है कि कपड़ा झटकने पर यह तो गति की अवस्था में आ जाता है, परंतु कपड़े के भीतर उपस्थित पानी की बूंदें जड़त्व के कारण अपनी विराम अवस्था में बनी रहती हैं और कपड़े से अलग होकर बाहर निकल जाती हैं। इससे कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो हमारे पास विराम के जड़त्व का पहला एग्जाम्पल था, उदाहरण था, जब गीले कपड़े को झटकते हैं तो कपड़े से पानी की बूंदें बाहर आ जाती हैं। इसका कारण यह है कि कपड़ा झटकने पर यह गति की अवस्था में आ जाता है और इसके भीतर उपस्थित पानी की बूंदें जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बनी रहती हैं, विराम अवस्था में बनी रहती हैं और कपड़े से अलग होकर बाहर निकल जाती हैं। इससे कपड़ा क्या बेटा, जल्दी सूख जाता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास, बस अथवा रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है, ऐसा क्यों? बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें जो खड़ा यात्री है वो पीछे गिर पड़ता है, ऐसा क्यों? बेटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है बेटा, होता क्या है बेटा, इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का जो निचला भाग है वो गाड़ी के संपर्क में होने के कारण गाड़ी के चलने पर तुरंत गतिमान हो जाता है, गति अवस्था में आ जाता है। जबकि जो ऊपरी भाग है वह विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बना रहता है। इस कारण यात्री के शरीर का भाग पीछे की ओर धक्का लगता है और यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। क्या होता है बेटा, जब बस या रेलगाड़ी अचानक चलती है तो उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है, ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि जो यात्री है उसके शरीर का निचला भाग जो होता है वो बेटा गाड़ी के संपर्क में होता है, गाड़ी का जो तल है उसके संपर्क में होता है, धरातल के संपर्क में होता है। तो जैसे ही गाड़ी चलती है तो जो निचला सिरा है, जो निचला भाग है वो गाड़ी के धरातल के संपर्क में है, तो गाड़ी के चलने पर जो निचला सिरा है वो उसी के साथ गतिमान हो जाता है।
लेकिन ऊपर वाला जो भाग है हमारा, जो यात्री का ऊपर वाला भाग है, वो गाड़ी के संपर्क में नहीं है। गाड़ी के संपर्क में कौन सा बेटा? निचला वाला भाग है, और ऊपर वाला भाग जड़त्व के कारण विरामावस्था में बना रहता है। जैसे ही अचानक गाड़ी चलती है तो यात्री को पीछे की ओर धक्का लगता है और वो पीछे की ओर गिर पड़ता है। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला भाग गाड़ी के संपर्क में होने के कारण गाड़ी के चलने पर तुरंत गति में आ जाता है, परंतु उसका ऊपरी भाग विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है। इस कारण यात्री के शरीर के ऊपरी भाग को पीछे की ओर धक्का लगता है तथा यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। इसका हमारे पास बेटा तीसरा एग्जाम्पल है, कंबल को डंडे से पीटने पर उसमें धूल के कण अलग हो जाते हैं, ऐसा क्यों? कंबल को डंडे से पीटने पर उसमें जो उपस्थित धूल के कण है वो अलग हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? बेटा इसका कारण यह है कि कंबल को डंडे से पीटने पर, किसे बेटा? कंबल को डंडे से पीटने पर डंडे के संपर्क में आकर जो कंबल है वो गति प्रारंभ कर देता है। कंबल क्या कर देता है बेटा? गति प्रारंभ कर देता है, जबकि जो धूल के कण है वो विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में रहते हैं और कंबल से अलग हो जाते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, हमारे पास जो उदाहरण था नंबर 3 एग्जाम्पल था, वो था कि कंबल को डंडे से पीटने पर उसमें उपस्थित धूल के कण अलग हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? तो हमने बताया बेटा इसका कारण यह है कि डंडे से कंबल को पीटने पर जो कंबल है वो गति की अवस्था में आ जाता है, और जो धूल के जो कण होते हैं वो विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बने रहते हैं, और इस कारण वो क्या होते हैं बेटा? कंबल से अलग हो जाते हैं। कंबल से क्या हो जाते हैं बेटा? अलग हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि कंबल को डंडे से पीटने पर डंडे के संपर्क में आकर कंबल गति प्रारंभ कर देता है, जबकि धूल के कण विराम के जड़त्व के कारण अपने स्थान पर विराम अवस्था में बने रहते हैं और कंबल से अलग हो जाते हैं। नंबर 4 बेटा, इसका एग्जाम्पल नंबर 4, पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाने पर उसकी कुछ पत्तियां और कुछ फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, ऐसा क्यों है? टूटकर गिर जाते हैं, ऐसा क्यों है? उसने कहा तेजी से हिलाने पर उसकी कुछ पत्तियां और उसके कुछ फल जो है वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है बेटा, सुनिए बेटा, ध्यान दीजिए। उसने कहा था पेड़ की शाखा को, तो इसका कारण हुआ जब हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं, पेड़ की शाखा को क्या करते हैं? तेजी से हिलाते हैं, तो उसकी जो शाखाएं होती हैं वो गति की अवस्था में आ जाती हैं। जब हमने पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाया तो शाखाएं क्या हुई बेटा? गति की अवस्था में आ गई। और इन शाखा पर क्या था? शाखा पर उसकी जो कुछ पत्ती और जो फल थे वो विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहते हैं। विराम के कारण, जो विराम का जड़त्व है उसके कारण विराम अवस्था में ही रहते हैं, तो इससे क्या होता है बेटा? वो शाखा से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। फिर ध्यान दीजिए बेटा, उसने कहा था पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाने पर कुछ पत्तियां और कुछ फल टूटकर गिर जाते हैं, टूटकर नीचे गिर जाते हैं, ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाने पर जो शाखा है बेटा, जो हमारी शाखा जिसे हम तेजी से हिला रहे थे वो गति की अवस्था में आ जाती है, लेकिन जो शाखा पर फल और पत्तियां थी वो विराम के जड़त्व के कारण किस में रहते हैं? विराम अवस्था में रहते हैं, और वो शाखा से टूटकर अलग गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। हमारे पास बेटा इसके बाद एग्जाम्पल है गति के जड़त्व के उदाहरण। गति के जड़त्व के उदाहरण, बेटा ध्यान दीजिए, गति के जड़त्व के उदाहरण पर हमारे पास बेटा जो विराम का जड़त्व और गति के जड़त्व है, इसे हम कह सकते हैं कि हम गति के प्रथम नियम के भी उदाहरण कह सकते हैं। गति के प्रथम नियम भी किसके होते हैं बेटा? विराम के और जड़त्व के होते हैं। तो जैसे हमारे पास में इसका पहला एग्जांपल है कि चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अभी हमने आपसे विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल बताया था, वो भी इंपॉर्टेंट है, और आपका ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और दोनों एग्जाम्पल कई बार पेपर में पूछे भी गए हैं। तो बेटा इसमें हमारे पास है चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, उसका कारण क्या है? बेटा जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो यात्री होता है वो उसमें बैठा हुआ है, जो हमने विराम की बात करी थी उसमें यात्री खड़ा हुआ था, इसमें चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण क्या है? गाड़ी के
अचानक रुकने पर जो यात्री का जो शरीर होता है उसका निचला भाग गाड़ी के संपर्क तल में होता है, आधार जो धरातल है उसके संपर्क में होता है और ऊपरी भाग गतिमान रहता है। अब जैसे ही गाड़ी अचानक रुकती है तो जो निचला भाग है, जो निचला शरीर है, यात्री का जो निचला शरीर है वो उसके धरातल के संपर्क में है, वो भी तुरंत ही रुक जाता है, तुरंत विराम अवस्था में आ जाता है। लेकिन जो ऊपर वाला भाग है वो किस अवस्था में है? गति की अवस्था में है और वो आगे निकल जाता है। तो इसलिए यात्री को आगे की ओर झटका लगता है, झुक जाता है, गिर जाता है। इसका कारण यह है कि गाड़ी के अचानक रुकने पर गाड़ी के संपर्क में स्थित यात्रियों के शरीर का नीचे का भाग तो तुरंत ही विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु उनके शरीर का ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण उसी वेग से आगे की ओर चलने का प्रयास करता है, इसलिए यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ठीक उसी प्रकार जब गाड़ी अचानक चलती है तो गाड़ी के संपर्क में स्थित यात्रियों के शरीर का नीचे का भाग तो तुरंत गति अवस्था में आ जाता है, जबकि उनके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के विराम अवस्था में रहता है। अतः यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों? मैं आपको दोबारा बेटा समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिए। जो यात्री गाड़ी में बैठा हुआ है उसके शरीर का जो निचला भाग है वो गाड़ी के धरातल के संपर्क में है, संपर्क तल में है, जो गाड़ी का धरातल है। अब गाड़ी, उसने कहा था अचानक रुकने पर गाड़ी गतिमान है, तो जो यात्री बैठा हुआ है वो भी गतिमान है, तो उसका जो निचला भाग है गाड़ी के रुकने पर तुरंत जो संपर्क तल से रुका हुआ है वो भी तुरंत रुक जाता है। लेकिन जो ऊपर का भाग है वो गति की अवस्था में बना हुआ है, तो गति के जड़त्व के कारण वो आगे निकल जाता है, तो इसलिए यात्री आगे की ओर झुक जाता है। दूसरा पॉइंट बेटा, चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री गिर पड़ता है। चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री गिर जाता है, ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है बेटा? कि इसका कारण है कि जब यात्री अचानक चलती हुई गाड़ी से उतरता है तो उसके पैर जमीन के संपर्क में आते ही विराम अवस्था में हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं बेटा? विराम अवस्था में हो जाते हैं, परंतु गति के जड़त्व के कारण शरीर का ऊपरी भाग उसी वेग से चलता रहता है, अतः यात्री गाड़ी की चलने की दिशा में गिर पड़ता है। यदि यात्री गाड़ी से उतरते समय थोड़ी दूर गाड़ी के साथ साथ दौड़े तो वह गिरने से बच सकता है। हमारे पास एग्जाम्पल था कि चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री गिर पड़ता है। इसका कारण क्या होता है बेटा? जब यात्री चलती हुई गाड़ी से अचानक उतरता है तो यात्री का जो निचला भाग है वो तुरंत विराम अवस्था में आ जाता है। संपर्क तल में किस में आता है बेटा? वो जमीन के संपर्क में आती है, किस में हो जाता है? विराम अवस्था में। परंतु गति के जड़त्व के कारण जो ऊपरी भाग है वो गति अवस्था में बना हुआ होता है, गति अवस्था में बना रहता है, उसी वेग से चलता रहता है, अतः यात्री गाड़ी के चलने की दिशा में गिर पड़ता है। अब यदि यात्री उतरते टाइम गाड़ी की ही दिशा में गति करे, थोड़ी देर के लिए उसी के साथ भगे, दौड़े, चले, तो यात्री गिरने से बच सकता है। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है नंबर 3। नंबर 3 हमारे पास है, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को तेजी से जमीन पर मारते हैं, ऐसा क्यों है? जैसे हथौड़ा है उसे कसने के लिए जमीन पर मारते हैं, ऐसा क्यों है? इससे होता क्या है बेटा कि जब हथौड़े के हत्थे को जमीन पर मारने के लिए तेजी से नीचे की ओर लाते हैं तो हथौड़ा तथा हत्था दोनों गति अवस्था में होते हैं। जब हथौड़े को हत्थे से जमीन पर मारने के लिए तेजी से नीचे की ओर लाते हैं तो हथौड़ा तथा हत्थे दोनों गति की अवस्था में होते हैं। हत्थे का जो सिरा है वो जमीन पर लगते ही विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि हथौड़ा गति के जड़त्व के कारण गति की अवस्था में रहता है, अतः हथौड़ा नीचे आकर हत्थे में कस जाता है। जो हथौड़ा है बेटा उसे हम कसने के लिए, ये कहता है बेटा कि हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को तेजी से जमीन पर क्यों मारते हैं? जब बेटा हम हथौड़े का जो हत्था है और उसे एक साथ जब जमीन पर मारते हैं, जब दोनों ही किस्म होते हैं, गति की अवस्था में होते हैं, दोनों किस्म रहते हैं बेटा गति की अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे हम उसे जमीन पर मारते हैं हत्था तो आ जाता है विराम अवस्था में, जो हथौड़ा है वो हो जाता है गति अवस्था में और वो जाकर कस जाता है किसमें? हथौड़े के हत्थे में। तो क्या कह रहा है बेटा वो, जब हथौड़े के हत्थे को जमीन पर मारने के लिए तेजी से नीचे की ओर लाते हैं तो हथौड़ा और हत्था दोनों गति की अवस्था में होते हैं। हत्थे का सिरा जमीन पर लगते ही विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि हथौड़ा गति के जड़त्व के कारण गति की अवस्था में रहता है, अतः हथौड़ा नीचे आकर हत्थे में कस जाता है।
हमारे पास बेटा उसके बाद है दिशा के जड़त्व के उदाहरण। दिशा के जड़त्व के उदाहरण हमने बताया हमारे पास में जो जड़त्व 3 प्रकार का है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का। 2 एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हो। तीसरा हमारे पास आता है दिशा का जड़त्व। ये कहता है जब तीव्र वेग से गति करती बस किसी घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है तो बस में बैठे यात्री घुमावदार मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों है? जो झुकाव मोड़ है उस पर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि जब तीव्र गति करती बस घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री दिशा के जड़त्व के कारण अपनी पहली दिशा में ही गति रहते हैं, सरल रेखीय गति की दिशा में ही रहते हैं, जिस कारण घुमावदार मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर झुक जाते हैं। क्या बेटा इसका कारण? इसका कारण है कि जब तीव्र गति करती हुई, इसका कारण क्या बेटा? जब तीव्र गति करती हुई घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है, कौन बेटा? बस या कोई कार आपके पास में, तो जो तीव्र वेग से गति करती बस घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री दिशा के जड़त्व के कारण अपनी पहली ही दिशा सरल रेखीय दिशा में, गति की दिशा में ही गति करते रहते हैं, सरल रेखीय दिशा में ही गति करते रहते हैं, जिसके कारण घुमावदार मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर झुक जाते हैं। दूसरा एग्जांपल बेटा, गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़ के कणों से बचने के लिए मडगार्ड लगाए जाते हैं, ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है बेटा? गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़ के कण अपनी दिशा के जड़त्व के कारण स्पर्श रेखीय चाल की दिशा में गति करते हैं। जो जो हमारे पास में गाड़ी के टायर हैं उसके संपर्क में आए कीचड़ के जो कण होते हैं वो गति के जो दिशा का जो जड़त्व है उसके कारण स्पर्श रेखीय चाल की दिशा में गति करते हैं तथा वाहन को क्या करते हैं बेटा? गंदा कर सकते हैं। अब जब हम टायरों पर क्या लगा देते हैं? मडगार्ड लगा देते हैं, तो कीचड़ के कण उससे टकराकर रुक जाते हैं और वाहन को गंदा होने से बचाया जा सकता है, वाहन को गंदा होने से बचाया जा सकता है। उसने कहा था गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़ के कणों से बचने के लिए मडगार्ड लगा जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसका कारण है जब टायर के संपर्क में कीचड़ के कण आते हैं तो वो स्पर्श रेखीय दिशा में गति करते हैं, जिससे जो कीचड़ के कण है वो वाहन को क्या कर देते हैं? गंदा कर देते हैं। अब यदि हम टायर में क्या लगा दें? मडगार्ड लगा दें, तो जो कीचड़ के कण है वो मडगार्ड के संपर्क में आने पर रुक जाते हैं, विरामावस्था में आ जाते हैं। इससे हम गाड़ी को, वाहन को गंदा होने से बचा सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट बेटा, चाकू की धार तेज करते समय उसे घूमते पहिए के संपर्क में लाने पर उत्पन्न चिंगारियां स्पर्श रेखीय दिशा में गति करती हैं। इसका कारण क्या बेटा? जो चिंगारियां हैं वो दिशा के जड़त्व के कारण, किसके बेटा? दिशा के जड़त्व के कारण अपनी स्पर्श रेखीय चाल की दिशा में गति करती हैं। क्या पूछा बेटा उसने? चाकू की धार तेज करते समय उसे घूमते पहिए के संपर्क में लाने पर उत्पन्न चिंगारियां स्पर्श रेखीय दिशा में गति करती हैं। स्पर्श रेखीय दिशा में गति क्यों करती है बेटा? वो स्पर्श रेखीय दिशा में गति करती हैं दिशा के जड़त्व के कारण। किसके कारण बेटा? दिशा के जड़त्व के कारण स्पर्श रेखीय चाल की दिशा में गति करती हैं। बढ़ते हैं बेटा आगे। हमारे पास है जो टॉपिक है बेटा, वो हमारे पास है बेटा गति के तृतीय नियम के उदाहरण। किसके बेटा? गति के तृतीय नियम के उदाहरण। ठीक है बेटा, गति के तृतीय नियम के उदाहरण। पहला उदाहरण हमारे पास में रॉकेट। रॉकेट कैसे गति करता है बेटा? रॉकेट की अगर हम बात करें, ये आपका रॉकेट है बेटा, ये रॉकेट की गति प्रतिक्रिया है और ये गैस जेट क्रिया है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा? रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयुक्त ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं, रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयुक्त ज्वलनशील पदार्थ के जलने से गर्म गैस उत्पन्न होती है। गर्म गैस उत्पन्न होती है। यह गैस रॉकेट द्वारा लगाए गए बल के कारण रॉकेट के निचले भाग में बने एक छोटे छिद्र से तेजी से जेट के रूप में नीचे की ओर निकलती है। इसे कहते हैं हम क्रिया बल। जो रॉकेट है वो किससे बेटा? जो ज्वलनशील गैस या ईंधन उसमें जो भरा होता है, ज्वलनशील जो ईंधन भरा होता है, जब वो जलता है तो उसके धीरे धीरे जो छोटे छोटे छिद्र उनसे धीरे धीरे जो गैस है वो नीचे की ओर निकलती है, तो वो तीव्र गति से गैस बाहर निकलती है, जिसे हम कहते हैं क्रिया बल। अब यह गैस रॉकेट पर ऊपर की ओर बराबर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। रॉकेट में ज्वलनशील ईंधन भरा होता है। जब ज्वलनशील ईंधन जलाया जाता है तो उसमें से गैस बाहर निकलती है। जो गैस है वो रॉकेट के छोटे छोटे छिद्रों से बहुत तेजी के साथ बाहर निकलती है, जिसे कहते हैं हम क्रिया बल। अब जो गैस है वो इतना ही बल उस पर ऊपर की ओर लगाती है, जिससे जेट जो हमारा रॉकेट है वो ऊपर की ओर गति करता है। रॉकेट की क्रिया प्रणाली जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, इसलिए ये तीसरे नियम का उदाहरण है। अगर हम बात करें बेटा दूसरा एग्जांपल, जेट हवाई जहाज।
जेट हवाई जहाज तथा रॉकेट दोनों का सिद्धांत एक ही है। जेट हवाई जहाज में भी ईंधन के जलने से उत्पन्न गर्म गैस जेट के रूप में तेजी से पीछे की ओर निकलती हैं, जो क्रिया बल का काम करती हैं। जो जेट हवाई जहाज पर बराबर प्रतिक्रिया बल आगे की ओर लगाती हैं, इससे जेट हवाई जहाज तेजी से आगे की ओर चलता है। जो जेट हवाई जहाज है और रॉकेट है, दोनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जेट हवाई जहाज में भी जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, जब वो जलता है तो उससे गर्म गैस बाहर निकलती है। जो गर्म गैस बाहर निकलती है तो वो क्रिया बल का काम करती है। अब जो गैस बाहर निकल रही है वो उतना ही बल वापस उसी प्रतिक्रिया में ऊपर की ओर लगाते हैं, जिससे जेट हवाई जहाज आगे की ओर गति करता है, आगे की ओर चलता है। तीसरा एग्जांपल बेटा, घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना। घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपने पैरों से भूमि को पीछे की ओर बल F लगाकर दबाता है। घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपने पैरों से भूमि के पीछे की ओर बल लगाता है। घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाई गई क्रिया बल है और प्रतिक्रिया बल R पृथ्वी घोड़े के पैरों पर आगे की ओर लगाती है। जो घोड़ा है वो गाड़ी से बंधा है। भूमि द्वारा घोड़े पर लगाया गया प्रतिक्रिया रूपी अग्रगामी बल गाड़ी पर भी क्रिया करता है। इस प्रकार गाड़ी पर दो बल लगते हैं, एक आगे की ओर बल तथा दूसरा गाड़ी के पहियों पर पीछे की ओर घर्षण बल। जब अग्रगामी बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है तो गाड़ी चलने लगती है। गाड़ी क्या हो जाती है बेटा? चलने लगती है। हमारे पास था घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो घोड़े के जो पैर हैं वो पृथ्वी पर दबाते हैं और पीछे की ओर बल लगाते हैं, तो यह बल हो गया क्रिया बल। अब इतना ही प्रतिक्रिया बल पृथ्वी घोड़े पर लगाती है। अब घोड़े के साथ कौन जुड़ी हुई है बेटा? गाड़ी। तो गाड़ी पर उस वक्त दो बल कार्य करते हैं। एक बल तो जो पृथ्वी द्वारा घोड़े पर प्रतिक्रिया बल लगाया गया, तो घोड़े उस गाड़ी को आगे की तरफ खींचता है। अब गाड़ी के जो पहिए हैं उस पर लगता है घर्षण बल पीछे की तरफ। अब जो प्रतिक्रिया बल घर्षण बल से अगर अधिक होगा तो गाड़ी आगे की ओर गति होगी। क्या था बेटा? घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना। तो जो घोड़ा होता है वो गाड़ी को खींचते समय क्या करता है? अपने पैरों से भूमि को पीछे की ओर धकेलता है, दबाता है। तो उतना ही बल जो पृथ्वी है वो भी इतना ही बल क्या करती है? प्रतिक्रिया के रूप में घोड़े पर लगाती है। अब चूंकि घोड़ा गाड़ी से बंधा हुआ है तो गाड़ी पर भी उतना ही प्रतिक्रिया बल लगता है, लेकिन गाड़ी पर दो बल कार्य करते हैं। एक जो प्रतिक्रिया बल पृथ्वी ने लगाया आगे की तरफ, और एक घर्षण बल जो पहियों पर काम करता है उसे पीछे की तरफ। अगर प्रतिक्रिया बल का मान घर्षण बल से अधिक होता है तो गाड़ी आगे की ओर चलने लगती है। गाड़ी क्या होती है बेटा? वो चलने लगती है। ठीक है बेटा। टॉपिक नंबर 4 है हमारे पास में, मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना। मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना। ठीक है बेटा। मनुष्य पृथ्वी पर चलता कैसे है, ध्यान दीजिए। तो मैंने आपसे बताया बेटा, जैसे भी हमने नंबर 3 पढ़ा था घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना, उसी हिसाब से जब मनुष्य पृथ्वी पर चलता है तो अपने पैरों से पृथ्वी को दबाता है और पीछे की तरफ धकेलता है। तो जब मनुष्य पैरों से पृथ्वी पर बल लगाता है उस बल को हम कहते हैं क्रिया बल। अब जो पृथ्वी है वो भी उतना ही प्रतिक्रिया बल लगाती है मनुष्य को आगे की तरफ धकेलने में। तो इससे क्या होता है? मनुष्य पैरों द्वारा पृथ्वी पर पीछे की ओर क्रिया बल लगाता है, पृथ्वी उतना ही उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल आगे की तरफ लगाती है, तो मनुष्य पृथ्वी पर चलता है। अब बेटा जैसे हमारे पास में कोई चिकना तल हो, कोई भी चिकना तल हो, या जैसे आपका बर्फ है चिकना है, या आपके पास मार्बल पत्थर है, अगर उस पर हम पानी डाल दें तो हम चल नहीं पाते हैं, फिसल जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? वहां हमारे पास में उत्पन्न होता है घर्षण बल। क्या होता है बेटा? घर्षण बल होता है। वहां कम घर्षण होता है। कैसा होता है बेटा? कम घर्षण के कारण पीछे की ओर आवश्यक क्रिया बल नहीं लग पाता है, अतः चलने के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया बल भी नहीं मिल पाता है। इस प्रकार व्यक्ति को चिकने फर्श अथवा बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है। नंबर 4, मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना। जब मनुष्य पृथ्वी पर चलता है तो वह अपने पैर से पृथ्वी पर पीछे की ओर बल लगाता है जो क्रिया बल है। इसके बराबर प्रतिक्रिया बल मनुष्य के पैरों पर पृथ्वी द्वारा आगे की ओर लगता है, जिससे वह आगे की ओर बढ़ता है। यदि फर्श बहुत चिकना हो जैसे बर्फ आदि तो कम घर्षण के कारण पीछे की ओर आवश्यक क्रिया बल नहीं लग पाता है, तो चलने के लिए जो आवश्यक क्रिया बल है वो नहीं मिल पाता है। इसलिए चिकने तल पर या बर्फ पर चलने पर क्या होती है बेटा? हमें कठिनाई होती है। आज के लिए बेटा हमारे पास टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपको नमस्कार।